पाकिस्तान अब आतंकी राह छोड़ साइबर वॉरफेयर के जरिए भारत पर वार कर रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और उससे जुड़े हैकर ग्रुप्स ने भारत पर साइबर हमलों की बौछार कर दी है। महज 8 दिनों में 10 लाख से ज्यादा साइबर अटैक की कोशिशें की गई, लेकिन भारत की साइबर एजेंसियों ने इन हमलों को नाकाम किया। महाराष्ट्र साइबर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हैकर्स ग्रुप्स जैसे आईओके और टीम इंसेन पीके ने भारतीय सेना, वायुसेना और अन्य सरकारी संस्थानों की वेबसाइट्स को अपने निशाने पर लिया। इनमें शामिल हैं आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी नर्सिंग कॉलेज जालंधर, सैनिक वेलफेयर पोर्टल। इसके अलावा कुछ स्कूल, होटल, वेबसाइट्स और स्टेट पोर्टल्स को भी टारगेट किया गया। इन हैकर्स का मकसद सिर्फ वेबसाइट ठप करना नहीं था, बल्कि जानकारी चुराना, वेबसाइट्स को डिफेंस करना और भड़काऊ सामग्री डालना भी था। भारतीय साइबर एजेंसियों ने इन सभी प्रयासों को समय रहते तो नाकाम कर लिया, लेकिन अब साफ है कि भारत अब आतंकवाद के साथ साथ साइबर आतंकवाद का भी सामना कर रहा है। जरूरत है सतर्क रहने की, क्योंकि जंग अब मैदान में नहीं बल्कि साइबर स्पेस में लड़ी जा रही है। और आज इसी पहलू पर हम खास चर्चा करेंगे। लेकिन आखिर किस तरह से ये हमले हुए हैं और किस तरह से इन हमलों को नाकाम किया गया है, इस पर जरा सबसे पहले एक खास बातचीत आपको दिखाते हैं। और पाकिस्तानी हैकर्स, महाराष्ट्र साइबर विभाग की रिपोर्ट इस पर आई है और सिलसिले में प्रतीक दुबे जो हेड कंट्रोल और कमांड है महाराष्ट्र साइबर पुलिस से, उनसे खास बातचीत की मेरे सहयोगी नीलेश ने। जरा सुनते हैं। प्रतीक सर, सबसे जरूरी सवाल, सबसे पहले जो रिपोर्ट की फाइंडिंग है वो हमारे दर्शकों को समझाएं और इसकी ग्रेविटी क्या है। जो रिपोर्ट हमने अभी शैडोज ऑफ पहलगाम बनाई है, इसमें हम लोगों ने इस चीज को बेसिकली देखा है कि किस तरीके से जितने हैकर्स हैं, हैकर कम्युनिटीज हैं, नेगेटिवली काम करने वाले हैकिंग कम्युनिटीज हैं जो कि ग्लोबली बैठे हुए हैं, उसमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, मोरक्को, इस जगह से बैठे हुए ये हैकिंग ग्रुप्स कैसे हमारे सिस्टम्स पे, कैसे इंडिया पे साइबर वॉरफेयर के लिए अटैक कर रहे हैं। ये पहलगाम के अटैक जो कि 22 अप्रैल को हुआ, उसके बाद से ही बहुत तेजी से ये अटैक होना शुरू हुआ। 24 अप्रैल से लेकर और 28 अप्रैल के बीच में 1 लाख से ज्यादा अटैक्स हम लोगों ने डिटेक्ट किए, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इससे पहले ऐसा होना नॉर्मल नहीं था, ऐसा पहले होता नहीं था। आगे अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से हमारे सिटीजन्स को इस चीज को समझना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कोई स्पेसिफिक कंट्री ऐसे अटैक्स करा रही है, बट पहलगाम के हमले के बाद में ऐसे अटैक्स का तेज होना ये दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं पहलगाम से कनेक्टेड है। बिकॉज यही अटैकर्स पहले पूरे ग्लोब में, पूरे दुनिया में अटैक कर रहे थे, अब वो सारे अटैक्स को वहां से हटा के इंडिया पे कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं इंडिया को। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ कनेक्शंस तो है। कनेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, समझना चाहेंगे आखिर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है, और इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल देश शामिल हैं और वो खुद को एक इस्लामिक आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस भी बताते हैं। देखिए, इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर में तो मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। वो आइडियोलॉजी किसी कोई भी हो, ये नहीं सिखाती है कि आप कोई क्राइम करिए। पाकिस्तान स्पेसिफिकली गलत तरीके से भारत से हमेशा से लड़ाई करना या किसी तरीके से कोई इशू क्रिएट करने में लगा रहा था। तो मैं ये तो कहूंगा कि ये चीज पाकिस्तान इन्फ्लिक्टेड है, पाकिस्तान के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड है, बट पूरा पाकिस्तान या पूरा कोई और कंट्री इसके विषय है ये मैं नहीं कह सकता। कुछ लोग, कुछ स्पेसिफिक टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे अटैक्स को अंजाम देने के लिए ऐसे ग्रुप्स को कंपेल करते हैं कि आप ऐसा करें। ये ग्रुप्स नॉर्मली मलिशियस एक्टिविटीज ही करते हैं जीवन भर, उनकी जीवनी ही उसी से चलती है, और अब उन क्राइम्स को वो टारगेट कर रहे हैं भारत पे। तो इसका मतलब है कि उनको इस चीज के लिए कहीं से धन, कहीं से एनर्जी, कहीं से फंडिंग की जा रही है। सर, इसके साथ जानना चाहिए कि ये कौन से ग्रुप्स हैं जिसे आपने आइडेंटिफाई किया है, कुछ अगर नाम हमारे साथ साझा कर पाए। जी, जैसे कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे टीम इंसेन पीके, एक पाकिस्तान का ग्रुप है। एक गोल्डन फैल्कन नाम से है जो कि आपका नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में मोरक्को के आसपास से ऑपरेट करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपके ग्रुप्स हैं। आपका एक ईगल ग्रुप है, वो ऑपरेट करता है, ईगल बीडी नाम से एक ग्रुप है। एक मैग्निफिसेंट एक ग्रुप है, वो अटैक करता है। तो ऐसे बहुत सारे अटैकिंग ग्रुप्स है, साइबर अटैकिंग ग्रुप्स है जो कि नॉर्मली ऐसे फंक्शन कर रहे हैं। और एक चीज और भी आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 24 तारीख के अटैक के बाद में 26 तारीख में एक नई चीज हम लोगों ने डेट करी कि ये सारे अलग अलग हैकिंग ग्रुप्स अब कंबाइन होके, कोलैबोरेट करके और ये अटैक्स करना चाह रहे हैं, ताकि अगर कहीं से कुछ बचे तो दूसरा व्यक्ति कंप्लीट कर पाए।
तो देखिए कि किस तरह से साइबर अटैक हो रहे हैं और अब एक ऐसी दुनिया में हम दाखिल हो चुके हैं जहां जंग सिर्फ फ्रंट पर, बॉर्डर पर नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी आपको लगातार डेंट करने की, कमजोर करने की और आपके सिस्टम को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश हो रही है। और तमाम उदाहरण हमने आपके सामने रखे और उसके साथ ही हम आपको ग्राफिक्स की शक्ल में भी तमाम चीजें बताएंगे। इस वक्त जाने माने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अमित जी, शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे ख्याल से आपने भी इस पूरी रिपोर्ट को और तमाम चीज़ों से आप गुजरे होंगे। सबसे पहले मैं आम दर्शकों की समझ से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके जो एक्सप्लेनर्स होते हैं, आप जिस तरह से बताते हैं, वो आम दर्शकों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है। कितना गंभीर माना जाए इन साइबर हमलों की टाइमिंग को? होता है तो ये कोई इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नहीं होता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं हमेशा कहता हूँ कि साइबर वॉर में भारत हमेशा जूझ रहा है, ये हमेशा से हो रहा है। हाँ, जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनको पता है कि कम से कम पैसा खर्च करके मैक्सिमम नुकसान कराया जा सकता है। ऐसे में मुझे जेएनके के कुछ ऑफिसर्स का मैसेजेस आए जिसमें फिशिंग अटैक उनके ऊपर हुए। कई सारे नए डोमेन बने जो बुल्गारिया में रजिस्टर हुए। एपीटी 36 एक पाकिस्तान का एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट ग्रुप है। ये ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि सरकारों द्वारा पोषित होते हैं। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा हैं, चाइना के हैं, टर्की के हैं, नॉर्थ कोरिया के हैं। ये हैकिंग ग्रुप्स हैं, जैसा कि अभी पिछले एक्सपर्ट ने भी बताया। ये हैकिंग ग्रुप, चूंकि हम उनको सीधे नाम कई बार नहीं दे पाते, तो उनको नंबर दे दिया जाता है, क्योंकि उनके पैटर्न और उनकी स्ट्रैटेजी और उनके सिग्नेचर्स के बेस पर उनको एक नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एपीटी 36 तेजी से एक्टिव हुआ है पाकिस्तान में, और उसने लगातार इंडियन डिफेंस ऑफिसर्स को, पुलिस के लोगों को अटैक करना शुरू किया है, जिसमें फिशिंग ईमेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें पहलगाम पर अपडेटेड रिपोर्ट भेजी जा रही है, एक पीडीएफ, और इस तरह के सब्जेक्ट से अलग अलग ईमेल्स भेजी जा रही हैं कि कोई भी इसको खोल ले और उसका मोबाइल उनके हाथ में आ जाए। तो ये एक बहुत तेजी से कैंपेन रन हुआ। जो 10 लाख का नंबर दिया गया, उस 10 लाख के नंबर में इस तरह के कैंपेन शामिल है। आमतौर पर इतने अटैक एक साल में होते हैं जितने एक हफ्ते में अभी हुए हैं। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि कितनी तेजी से एग्रेसिवली पाकिस्तान एक्टिव हुआ है, और वो चाह रहा है कि कुछ तो ऐसा हो जाए भारत में कि उनका फोकस डाइवर्ट हो। ऐसे में राइट्स कराने की भी कोशिश होगी। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है। अभी इस तरह के वीडियोस ट्विटर पर डाले जा रहे थे जिसमें भारतीय सेना को नेगेटिव इमेज में दिखाया जा रहा था। कई सारे ऐसे भारतीय ऑफिसर्स के मैनिपुलेटेड इमेजेस और वीडियोस डाले गए, खास तौर से ट्विटर पर, जबकि ट्विटर पाकिस्तान में बैन है। 1 साल पहले ट्विटर पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, लेकिन जब हम ट्विटर पर पोस्ट देखते हैं और उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं तो रावलपिंडी आती है। तो ऐसे में रावलपिंडी से ट्वीट क्यों हो रहे हैं? और पाकिस्तान में जब खुद नॉर्मल लोग ट्वीट नहीं कर सकते, तो ये लोग कौन कर रहे हैं? चूंकि आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है वहां है, तो इसलिए सारी चीजें लिंक्ड हो जाती हैं कि डेफिनेटली ये उनके द्वारा जो फंडेड लोग हैं वही कर रहे हैं, और एक कैंपेन रन किया जा रहा है जिससे कि भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ ऐसी बातें आ जाए जो उनके द्वारा फैलाए गए मिस इन्फॉर्मेशन का नतीजा हो। तो मेरे ख्याल से एक आध भी कोई ऐसा वीडियो वायरल हुआ तो कल के दिन कुछ भी बड़ा हो सकता है। इसलिए भारत को सचेत रहना होगा, हमें इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से बचना होगा। पाकिस्तान हर वो कोशिश करेगा, चाहे वो डेटा चुराने की हो, चाहे वो आपकी सर्विसेज को डिसरप्ट करने की हो, और चाहे कंफ्यूजन क्रिएट करने की हो। ये 3 अटैक वेक्टर हैं जो पाकिस्तान हमेशा से इस्तेमाल करता रहा है, और इस समय भारत को जरूरत है इनसे बचने की। जरूरी है कि हमें अपनी तैयारियां पुख्ता करनी होंगी। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा और जरा हम जानेंगे कि हमारी तैयारियां, मतलब आप लोग तो तमाम ऑब्जर्वेशन करते होंगे, चीजें देखते होंगे, हम कहां पर जो है वो अपनी तैयारियों को और पुख्ता करना होगा, थोड़ा और इसमें मंथन करेंगे। नीलेश शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीलेश, लगातार जो है वो हम यही सवाल उठा रहे हैं कि ये जो साइबर अटैक हैं पहले भी होते रहे हैं, हमने एम्स और बाकी जैसे संस्थानों पर भी इस तरह के साइबर अटैक्स देखे हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। हमें बताइए आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? आप इस रिपोर्ट पर लगातार काम कर रहे थे। जी प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा है, और जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इस तरीके की वॉरफेयर कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 बिंदु ऐसे हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। पहला कि ये पहलगाम टेरर अटैक की ठीक बाद होता है, और महज 8 दिन में
10 लाख टेरर अटैक किए जाते हैं, जो कि अपने आप में एक बेहद ही बड़ा आंकड़ा है। अब यहाँ पर कंसर्न ये है पूरी एजेंसीज के लिए कि इससे पहले जो साइबर अटैक्स हुआ करते थे वो सिर्फ एक ग्रुप एक दफा अटैक किया करता था, लेकिन पहलगाम टेरर अटैक के बाद यानी आतंकवादी हमले के बाद विभिन्न जो टेरर ग्रुप हैं जो कि एक आइडियोलॉजी शेयर करते हैं वो एक साथ आते हैं, सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन में बाकायदा वो भारत की तमाम जो सिक्योरिटी सिस्टम है, साइबर नेटवर्क है, उन पर हमला करते हैं। और ये दो बिंदु जो हैं वो लगातार सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंताजनक बने हुए हैं। जो रिपोर्ट सौंपी गई है जिसे शैडोज ऑफ पहलगाम नाम दिया गया है महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा, ये रिपोर्ट इसीलिए तैयार की गई है ताकि हम भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को लेकर और ज्यादा सजग हों और ज्यादा सुरक्षित हों, क्योंकि इनमें जो बेहद ही ज्यादा क्रिटिकल और कॉन्फिडेंशियल डेटाज हैं उन पर हमला किया गया है, चाहे रेलवे का डेटा हो या फिर जो जम्मू एंड कश्मीर के आर्मी सैनिक स्कूल हैं उनका डेटा है वो उसे डार्क वेब पर लीक किया गया। अब इसे समझना मुश्किल नहीं होगा कि डार्क वेब पर इन डेटा को कितनी तरीके से और कितने गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है, और विशेष तौर पर जब भारत एक युद्ध की स्थिति में हो तो किसी भी प्रकार के जो टैक्टिक्स हो, चाहे वो कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात हो रही हो या भविष्य के साइबर अटैक्स की बात हो रही हो, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक देश के साथ नहीं वॉरफेयर कर रहे हैं, बल्कि इनमें जिस तरीके के नाम रिपोर्ट में सामने आए हैं, हम इसमें बांग्लादेश से भी मुकाबला कर रहे हैं, मोरक्कन कंट्रीज से भी मुकाबला कर रहे हैं, नॉर्थ अफ्रीका से भी मुकाबला कर रहे हैं, और जो प्राइमरी रिपोर्ट सामने आई है कि इसमें चीन के तमाम जो साइबर अटैकिंग ग्रुप हैं उनका भी कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। अब इसमें यह भी बड़ी बात देखने वाली होगी कि साइबर अटैक करने के लिए, वॉरफेयर करने के लिए आपको एक बेहद ही अत्याधुनिक जो प्रणाली है उसका उपयोग करना पड़ता है, सिस्टम उपयोग करना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक बड़ी धनराशि भी लगती है। यानी सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर इन ग्रुप्स को फंडिंग कहां से हो रही है, और इसी कारणवश ये जो रिपोर्ट है जो 20 पेज में जाती है, 20 पेज की ये रिपोर्ट है, उसे तमाम एजेंसीज के साथ शेयर किया गया है, जिसमें एटीएस जैसी गंभीर एजेंसीज भी शामिल हैं। तो आप समझ पाएंगे कि इस पूरे साइबर क्राइसिस का जो दायरा है वो बेहद ज्यादा गंभीर हो जाता है, और विशेष तौर पर तब जब आज हमारी तमाम जो अत्याधुनिक चाहे फाइटर प्लेन्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो या मिसाइल सिस्टम हो, वो सभी कहीं ना कहीं इंटरनेट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं या उनके डेटा हमें इंटरनेट पर प्राप्त हो सकते हैं। तो एक बड़ा खतरा इस तरीके की जो वॉरफेयर है उसमें देखने मिलता है, और इसी कारणवश महाराष्ट्र के जो एडीजी हैं साइबर पुलिस के, उन्होंने हर विभाग को ये रिपोर्ट सौंपी है और उन्हें एहतियात के तौर पर इंस्टेंटली अपने जो सिक्योरिटी चेकअप्स हैं, जो फायरवॉल्स हैं, उन्हें और ज्यादा मजबूत करने की जो उनकी रिक्वेस्ट है इस रिपोर्ट में भी सौंपी गई है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में तमाम जो सजेशंस हैं कि कैसे आप अपनी सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं उस पर भी विशेष जोर दिया गया है। ये बहुत आवश्यक है कि शायद हम अपनी तैयारियों को और पुख्ता करें। नीलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, और मैं एक बार फिर से खास तौर पे जाना चाहूंगा अमित के पास। अमित, तैयारियों के लिहाज से अगर हम देखें तो भारत की जो साइबर सुरक्षा की तैयारियां हैं वो आप कितनी मजबूत देखते हैं, या आपको लगता है कि थोड़ा और क्रिटिकल होकर इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है? देखिए, इसमें एवोल्यूशन तो लगातार होते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बार आप सिक्योर हैं, एक बार आपने ऑडिटिंग कर लिया और आप पाए गए कि बिल्कुल परफेक्ट है तो हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि नई नई वल्नरेबिलिटीज आती रहती हैं, नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। ऐसे में आपको अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपग्रेड भी करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें भारत 10वें नंबर पर है, तो काफी सिक्योर माना जाता है। हर साल नॉर्मली भारत के ऊपर 15 लाख से ज्यादा साइबर अटैक होते हैं, जिसमें से आपने एक दो ही सुने होंगे जो सक्सेसफुल होते हैं, जिनके बारे में न्यूज बनती है। इसका मतलब है कि 99% से ज्यादा अटैक तो हम लोग पूरी तरीके से विफल कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का बहुत सिक्योर है और इसको अच्छे तरीके से पुख्ता किया गया है। लेकिन जब डिफेंस की बात आती, जब ये वॉर की बात आती है, तो सिनेरियो बदल जाते हैं, क्योंकि ये लोग हर बार कुछ नया ऐसा लेके आते हैं जो इससे पहले कभी यूज नहीं हुआ। इस वजह से पहले से इसकी प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होते, हमेशा हम उसके बारे में तैयार नहीं हो पाते। जैसे कि अभी क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के आया है। जब चाइना ने पिछले साल अनाउंस किया कि उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन क्रैक कर दिया है,
तो पूरे वर्ल्ड में हल्ला मच गया। क्यों? क्योंकि RSA 2048 बिट एन्क्रिप्शन बैंकिंग इंडस्ट्री का बैकबोन है। जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स हैं वो उसी पर उसकी रीढ़ की हड्डी है। चाहे वो डेबिट कार्ड एन्क्रिप्शन हो, क्रेडिट कार्ड एन्क्रिप्शन हो, लॉगिन पासवर्ड हो, एटीएम एन्क्रिप्शन हो, सब RSA 2048 बिट होते हैं। ऐसे में यदि चाइना ने क्वांटम कंप्यूटर यूज करके वो क्रैक कर दिया तो यूएस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सारे घबराए हुए थे कि भाई अटैक बढ़ जाएंगे, एडवर्सरीज क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर अटैक करेंगे। अब ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई देश तैयार ही नहीं, जिसके लिए और जिसका रिसोर्सेस क्रिमिनल को पहले मिल जाता है, क्योंकि उनके पास फंडिंग की कमी नहीं होती। जैसा कि आपके रिपोर्टर ने बताया कि जितने भी नेगेटिव यूज होते हैं इनोवेशंस के, उनको फंडिंग आसानी से मिल जाती है। पॉजिटिव यूज के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जितने एडवाइजरीज हैं, एपीटी ग्रुप्स हैं, इनके पास इतनी फंडिंग होती है कि आप यदि गौर से नोटिस करेंगे तो एक क्वांटम कंप्यूटर आज की डेट में भारतीय रिसर्च एजेंसीज के पास अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जो क्रिमिनल ग्रुप है उनके पास है और वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना हम न्यूक्लियर अटैक से डरते हैं, उससे ज्यादा डर क्वांटम अटैक से आज की डेट में होना चाहिए। और उसके लिए भारत शायद उतना पुख्ता तरीके से प्रिपेयर नहीं है, जिसके लिए बहुत ज्यादा मेजर लेने की जरूरत है। भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन लास्ट ईयर शुरू किया था, $1 बिलियन करीब पंप किया गया। ऑनरेबल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने टारगेट दिया कि 1 साल के अंदर हमें पहला क्वांटम कंप्यूटर बना लेना चाहिए। सीटेक उस पर कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी हम उतना तैयार नहीं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यदि कल के दिन पीछे कुछ दुश्मन देश मिल गए और ऐसी कोई शक्ति एडवर्सरीज के पास पहुंची तो नुकसान ज्यादा हो सकता है, और इस वजह से हम लोगों को अलग तरीके से भी तैयार होने की जरूरत है, जो शायद अभी उधर उस एंगल से हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। चीज और अमित जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, वो आम दर्शकों की समझ के लिए तमाम तकनीकी भाषाएं हैं, तमाम चीजें हैं, और हमें बताइए कि अभी कौन कौन से ऐसे साइबर अटैक्स हैं, कुछ का तो आपने जिक्र किया, जो लगातार जो एक चुनौती पेश कर रहे हैं भारत के लिए। देखिए, कोई भी साइबर अटैक 3 तरीके से होता है, जिसको हम बोलते हैं CIA ट्रायज: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। जैसे कि मैं आपकी कंपनी के सर्वर में घुस गया और मैंने उसका डेटा चुरा लिया, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होना। इंटीग्रिटी ब्रीच होने का मतलब होता है कि मैं आपके कंपनी के सर्वर में घुसा और मैंने वहां पर डेटा चेंज कर दिया। मैंने आपकी सैलरी किसी और की कर दी, किसी की किसी और की कर दी, उसके पर्सनल डिटेल बदल दिए। इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी चैलेंज कर देना। और तीसरा होता है अवेलेबिलिटी चैलेंज करना, जिसमें आप ही का सिस्टम में आपके लिए अनअवेलेबल कर दें। अवेलेबिलिटी चैलेंज करना ज्यादा आसान होता है। जैसे डीडोस अटैक की भी बात हुई है कि एक JNK के स्कूल के ऊपर डॉस अटैक हुआ, वो ज्यादा आसान है क्योंकि आप लगातार बम्बार्ड करते हो रिक्वेस्ट को और वो सर्वर मैनेज नहीं कर पाता, उसको हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है और वो डाउन हो जाता है। अब स्कूल की वेबसाइट किसी को एक्सेसिबल नहीं होगी। IRCTC का सर्वर कई बार ऐसे डाउन हुआ, कई बार और गवर्नमेंट वेबसाइट डाउन होगी। मैं आप ही के बैंक अकाउंट में, यदि मुझे बैंक अकाउंट नंबर पता है, 5 बार रॉन्ग पासवर्ड डाल दूंगा तो वो आप ही के लिए अनएक्सेसिबल हो जाएगा। तो ऐसे जो सिंपल अटैक होते हैं वो ज्यादा कई बार नुकसान भी ज्यादा कर देते हैं। तो तीनों तरह के अटैक हो रहे हैं। कोशिश होती है कि इंटीग्रिटी ब्रीच हो जाए, कि इनका डेटा मैनिपुलेट हो जाए, लेकिन चाहे वो डीडोस अटैक भी हो, वो भी उतना ही नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं जो हम हमने आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से रखी। पाकिस्तानी हैकर्स ने रॉ के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को सर्कुलेट करने का दावा किया था। इस पर एक्सपर्ट डिफेंस रिटायर्ड ब्रिगेडियर इंद्रजीत सिंह चुग क्या कहते हैं, जरा उनकी एक बाइट सुनवाते हैं। बिलावल भुट्टो, जिसने पहले बहुत सी स्टेटमेंट्स दी और एटॉमिक बॉम्ब्स की भी हमें थ्रेटन किया है, वो अपनी स्टेटमेंट से वापस जा रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द प्रेशर। अभी वो कहता है कि हम तो ट्रेनिंग देते थे टेररिस्टों को, फंड भी करते थे, लेकिन उससे हमें अपना बहुत नुकसान हुआ, हमारी कंट्री को बहुत नुकसान हुआ है और हमने इससे लेसन सीखा है और अभी हमने ये सारा स्टॉप कर दिया है। ये इंफॉर्मेशन जो थी पहले इस तरह भी की गई कि ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के प्रेशर में इनको हम ट्रेनिंग देते थे। तो ये सारी स्टेटमेंट्स के ये वापस अपना ही हैज़ गॉन बैक। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो किस तरह से लगातार पाकिस्तान के तमाम जो मंसूबे हैं उसको उजागर करते हुए, और आप देखिए बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों ये कबूल भी किया कि जो
आतंक के तौर पे उनकी ज़मीन का इस्तेमाल होता रहा, उसमें वो वेस्ट के साथ लंबे समय तक रहे और पिछले दिनों हमने तमाम उनके आला हुक्मरानों के बयान सुने। इन सब के बीच में ज़रा मैं नीलेश आपके पास आना चाहूँगा। आप उस कंट्रोल सेंटर भी गए थे, हमें बताइए किस तरह की तैयारियां होती हैं, कुछ डेमो दिया गया और किस तरह से अब और ज़्यादा अलर्टनेस नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, इस पूरे ऑब्जर्वेशन के बाद जो रिपोर्ट कहीं की कंपाइल की गई है उसमें बेहद ही संवेदनशील जानकारियां जो कि महाराष्ट्र साइबर पुलिस है उसे प्राप्त हुई है और इन सभी जानकारियों को तमाम विभागों के साथ शेयर भी किया गया है। ये सेफ गार्डिंग का पहला कदम है। उसके बाद जब हम इस कमांड सेंटर पर पहुंचे थे, जो कि अपने आप में देश का सबसे अत्याधुनिक और हाईली एडवांस्ड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है, इस सेंटर में तमाम तरीके की जो कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, वो रजिस्टर की जाती हैं, जो कि साइबर वर्ल्ड में घटित होती हैं, चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो या आमतौर पर जो स्कैम्स होते हैं वो भी वहाँ यहीं पर रिपोर्ट किए जाते हैं। जब हमने वहाँ के इंचार्ज प्रतीक दुबे से संपर्क किया तो उन्होंने हमें विस्तार रूप से समझाया कि कैसे जो आज की दुनिया है वो कहें कि दो एस्पेक्ट्स में रन करती है। पहला, जिसे हम एक आम युद्ध के रूप में देखते हैं, दूसरा एक वर्चुअल युद्ध जो है वो लगातार साल भर जारी रहता है। और फिलहाल की जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 8 दिनों की ऑब्जर्वेशन, उसमें एक स्पाइक देखने मिली है। महज 8 दिन में 10 लाख साइबर अटैक होना अपने आप में कई बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं कि कैसे पाकिस्तान बेस्ड और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इस तरीके का जो हमला है वो भारत पर किया जा रहा है। जो एक कहें कि पूरा प्रोसीजर होता है, वो उनके द्वारा हमें समझाया गया कि कैसे अगर कोई क्राइम रिपोर्ट होता है, फिर उसके बाद एजेंसीज या कहें कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट इस साइबर कंट्रोल एंड कमांड में रिपोर्ट करती है, फिर उसके बाद उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो फाइनेंशियल क्राइम है या फिर कहें कि एक सीरियस ऑफेंस है, और उसी अनुसार उसे नोडल ऑफिसर और एक जो कि काफी खुफिया एजेंसीज हैं उनके साथ भी इनपुट्स शेयर किए जाते हैं और समझने की कोशिश की जाती है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन सा ग्रुप हो सकता है। अब इस लिस्ट में जो हमें जानकारी मिली है, जिसे टाइम्स नेटवर्क ने एक्सक्लूसिवली एक्सेस किया था, उसमें जानकारी मिली कि एक नहीं बल्कि तमाम 5 से 6 ऐसे ग्रुप हैं जो कि एक साथ आकर उन्होंने इस पर हमला किया था। ऐसे में इस सभी इनपुट्स को इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, एटीएस हो या फिर एनआईए जैसी एजेंसीज हो, उनके साथ साझा किया जाता है और फिर वहां जो उनके कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड डेटा है उन पे इस ग्रुप के बारे में जानकारी रन की जाती है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उन्हें ट्रैक डाउन किया जाता है और एक काउंटर अटैक भी इस पूरे दरमियान लॉन्च किया जाता है। जिस तरीके से ये ग्रुप हमारे ऊपर हमला करता है, इसी प्रकार हम एक डमी वेबसाइट बनाकर उन्हें कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट करते हैं और उनके ऊपर काउंटर अटैक भी लगातार ये काउंटर अटैक बहुत बहुत आवश्यक है है और इसको कहीं ना कहीं देखना होगा। मैं अमित जी आपके पास आना चाहूंगा एक आखिरी सवाल के साथ कि आमतौर पे मतलब चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो या कोई इंडिविजुअल हो, उसे इस तरह के अटैक से बचने के लिए अगर मैं ही अपने आप को, अपना कंप्यूटर या अपना मोबाइल, अपने आप को थोड़ा सा फुल प्रूफ रखना चाहता हूं, क्योंकि आजकल तो कौन सी लिंक कहाँ एक्सेस हो जाती है पता ही नहीं चलता, बहुत सारे फ्रॉड्स भी इस वजह से होते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपने खुद ही बताया कि कोई भी चीज हम कई बार क्लिक कर देते हैं और ये फिशिंग जो होता है वो लिंक से ही होता है या क्यूआर कोड स्कैन करके भी हो जाता है। आप गलती से कोई क्यूआर कोड स्कैन किए और आपके डेटा लीक हो गए या आपका कोई पैसा निकल गया या कोई लिंक क्लिक कर दिया। हम गूगल पर सर्च करके नॉर्मली किसी भी सर्विस की लिंक ढूंढते हैं और वहीं हम गलती कर जाते हैं क्योंकि हम ट्रस्ट कर लेते हैं कि गूगल जो सर्च में सबसे ऊपर लिंक दिखा रहा है वो सही होगी, जबकि वो फ्रॉडस्टर्स की लिंक होती है। इसी तरह ईमेल पर अटैचमेंट पर हम ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है, देखिए कोई भी चीज सिक्योर होती है 3 लेयर पर, टेक्नोलॉजी, पीपल एंड प्रोसेस। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपने स्मार्ट सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं सिस्टम में, चाहे वो फायरवॉल्स हैं, राउटर्स हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, गेटवेज हैं, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं, डीएलपी हैं, जो एंटरप्राइज लेवल पे हम सारे प्रोविजन करते हैं। फिर आपने प्रोसेस बनाए कि देखिए इनका रेगुलर अपडेट होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, कोई भी वल्नरेबिलिटी आ जाए तो फिक्स हो जाना चाहिए। ये प्रोसेस आपने इंटेक्ट कर लिया। और तीसरा जो सबसे क्रिटिकल लेयर होता है वो है पीपल। यदि आपके लोग ही गलती कर गए, यदि आपने ब्रेन ही मैनिपुलेट करवा दिया किसी का, तो फिर वो सारी टेक्नोलॉजी, सारे प्रोसेस धरे के धरे रह जाते हैं। फिर चाहे वो ट्विटर हो वो हैक हो जाता है, चाहे कोग्निजेंट हो वो हैक हो जाता है, चाहे
सॉफ्ट बैंक को वो हैक हो जाता है, क्योंकि इनके पास सारे प्रोविजन तो होते ही हैं टेक्नोलॉजी वाइज और प्रोसेस वाइज, लेकिन लोग कई बार गलती करते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज है जो सिक्योरिटी में ध्यान देनी है, वो है लोगों को अवेयर करना कि क्या नहीं करना है। ऐसे में आप जैसे लोग या हम जैसे लोग हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा। इंडिया की बहुत प्रोमिनेंट ऐप है मूवी आर्मर, जिसमें 6 ऐसे फीचर हैं जो आपको काफी हद तक ऐसी चीजों के बारे में डिटेलिंग दे सकते हैं। जैसे कोई लिंक आपको आता है और आपको डाउट है कि मैं इसको क्लिक करूं ना करूं, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, तो मूवी आर्मर के थ्रू उसको स्कैन कर लीजिए। वो आपको बता देगा कि ये सेफ है अनसेफ है, ये कहीं चाइना में होस्टेड तो नहीं है, पाकिस्तान टर्की में तो होस्टेड नहीं है, 2 हफ्ते पहले तो नहीं क्रिएट हुई है, और ये मेलवेयर तो नहीं है इसके अंदर, ये आपका पैसा तो चुराने नहीं आया। आपको पूरी रिपोर्ट के संग बता देगा कि ये क्यों अनसेफ है और इसको क्यों आगे नहीं बढ़ना है इसको। इसी तरह कोई क्यूआर कोड आप स्कैन कर रहे हैं तो मूवी आर्मर के थ्रू स्कैन कर लें। वो आपको बता देगा कि इसमें इसको आगे आप स्कैन करके बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि क्यूआर कोड आप कई तरीके से यूज करते हैं। वाईफाई कनेक्शन है तो क्यूआर कोड है, पेमेंट तो है ही क्यूआर कोड, मेनू कार्ड है होटल का वो क्यूआर कोड है, बिल भी क्यूआर कोड होते हैं, आपका बोर्डिंग पास से लेकर आपके बहुत movie ticket वैलिड तक। पॉइंट, और ये सारी जानकारियां वाकई बहुत आवश्यक हैं, खास तौर पे इस तरह के हमलों से बचने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर भी। अमित जी शुक्रिया मैं कहूंगा आपको, लेकिन मैं एक आपसे वादा भी लूंगा कि हम आपके साथ एक विस्तार से अलग से शो करेंगे। ये तो एक खास पहलू पर चर्चा हुई और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को और ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता रहेगी और आपकी तमाम जानकारियां काम आएंगी। धन्यवाद, फिलहाल आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, अपना कीमती समय दिया। चलिए इसी के साथ स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।